नमस्कार दोस्तों, एग्जाम टॉपर्स अड्डा में आपका स्वागत है। पॉलिटी की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम न्यायिक ढांचा में उच्च न्यायालय से संबंधित चर्चा करेंगे। भारत के संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 214 से 231 के तहत उच्च न्यायालय के प्रावधान संबंधी ये दी गई है। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, जबकि दिल्ली ऐसा एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का एक उच्च न्यायालय है। दोस्तों, बात करेंगे कि ये उच्च न्यायालय जो भारत में बने हैं ये किस अधिनियम से। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया। उस समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय कैनिंग जी थे, लॉर्ड कैनिंग। उसी के अधिनियम के तहत 1862 में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना होती है, बॉम्बे, कलकत्ता व मद्रास। तो सबसे पहले बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसी अधिनियम के तहत 17 मार्च 1866 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना होती है, आगरा में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना आगरा में होती है 1866 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है 1866। बात करते हैं इस 1869 में आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है वह आगरा से इलाहाबाद कब स्थानांतरित किया गया, तो 1869 को। आगे अन्य फैक्ट की बात करते हैं तो लीला सेठ जी जो है, लीला सेठ भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है किसी भी उच्च न्यायालय में। लीला सेठ पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय में, जबकि अन्ना चंडी भारत की पहली महिला न्यायाधीश है किसी भी उच्च न्यायालय में। ये न्यायाधीश रही है पहली, और जबकि ये मुख्य न्यायाधीश रही है। अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। बाद में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1956 में जो आया था, इसके तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय भी बनाया जा सकता है। कौन बना सकता है, तो संसद इस संशोधन प्रक्रिया के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय बना सकती है। अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अभिलेख न्यायालय किस अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 215। हाई कोर्ट अनुच्छेद 215 के तहत अभिलेख न्यायालय, जबकि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 129 के तहत अभिलेख न्यायालय। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के तहत कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट की जो कार्रवाई करता है न्यायालय, वो इसी अधिनियम इसी अनुच्छेद के तहत करता है। बात करते हैं न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में। भारत में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश को किसी भी न्यायाधीश को नियुक्त करने के लिए ये योग्यता होती है, और भारत का नागरिक हो, वह 10 वर्षों का उसका अनुभव हो। किस तरह का अनुभव हो, वह किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। आगे बात करें न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में, तो न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत कौन करता है, राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति 217 के तहत राष्ट्रपति करता है। बात करेंगे न्यायाधीशों का कामकाज, इस पर चर्चा करेंगे। तो न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्षों तक इनका कार्यकाल रहता है। कितने वर्ष तक, 62 वर्षों तक। जबकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्षों तक रहता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। दूसरा तरीका पद से हटने का, राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे दे, और या फिर संसद द्वारा जो महाभियोग जैसी प्रक्रिया है उसके तहत राष्ट्रपति उसको पद से हटा सकता है, या फिर वह उच्चतम न्यायालय में प्रमोट हो जाए, या फिर किसी उच्च न्यायालय में उनका ट्रांसफर हो जाए। आगे बात करते हैं न्यायाधीशों के हटाने की जो प्रक्रिया है उच्च न्यायालय में, वह उसी तरह है जिस तरह अनुच्छेद 124 में दी गई है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया के तहत। तो अनुच्छेद 218 के तहत हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया उसी तरह है जो अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज के हटाने की प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज की हटाने की प्रक्रिया जो है महाभियोग जैसी प्रक्रिया है। इसमें संसद द्वारा कोई प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित कर दिया जाता है, और राष्ट्रपति उसको पद से हटा सकता है। आगे चलेंगे, न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है उसमें न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 आया था। इसी अधिनियम की में प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। प्रक्रिया क्या है, लोकसभा में 100 सदस्य या राज्यसभा में 50 सदस्य ऐसा कोई प्रस्ताव लेकर आते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा का जो सभापति होगा वह उस प्रस्ताव पर एक समिति का गठन करेगा 3 सदस्यीय, वो उसकी जांच करेंगे। उसके बाद क्या होती प्रक्रिया यह होती है कि दोनों सदनों में विशेष बहुमत के द्वारा अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति उनको पद से मुक्त कर सकता है। आगे जानेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं।
वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दी जाती है। इंपॉर्टेंट है, वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से, जबकि पेंशन जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की होती है वो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। न्यायाधीशों का स्थानांतरण जो होता है अनुच्छेद 222 के तहत एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में करने की जो प्रक्रिया है वो मुख्य न्यायाधीश करता है राष्ट्रपति की सलाह के बाद। दोस्तों यहाँ पे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश संबंधी प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 223 के तहत। जब न्यायालय में मुख्य प्रावधान दिया गया, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश पद से रिक्त हो या अनुपस्थित हो या काम करने में अक्षम हो, कार्य करने में, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 223 के तहत की जाती है। जबकि यहां पर बात एक और करी गई है अतिरिक्त न्यायाधीश की, एडिशनल एंड एग्जीक्यूटिव जज, एडिशनल जज अनुच्छेद 224 के तहत 224 के तहत एडिशनल जज की नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन इसकी अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। जो नियुक्ति होगी उसकी अवधि 2 वर्षों से अधिक नहीं होगी। यह उसी प्रकार है जैसे सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 127 के तहत, उसी तरह से उच्च न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीश या फिर एडिशनल अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 224 के तहत। बात करते हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 224A के तहत की जा सकती है। दोस्तों अनुच्छेद 226 के तहत रिट निकालने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकते हैं, रिट संबंधी प्रावधान उच्च न्यायालय के दिए गए हैं। दोस्तों बात करें रिट के संबंध में तो आर्टिकल 32 के तहत हम सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, जबकि आर्टिकल 226 के तहत हम उच्च न्यायालय जा सकते हैं। अंतर क्या है इन दोनों में जान लेते हैं। आर्टिकल 32 के तहत जब हम सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं तो उसमें फंडामेंटल राइट संबंधी ही प्रावधान होंगे, तभी हम 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। जबकि 226 जो है फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार व अन्य चीजों संबंधी रिट सुप्रीम हाईकोर्ट जारी कर सकता है। हाईकोर्ट मौलिक अधिकार व अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकार के तहत रिट जारी कर सकता है। बात करेंगे इसका स्कोप कम हो जाता है सुप्रीम कोर्ट की रिट का, जबकि इसका स्कोप काफी हो जाता है, यानी कि ये मौलिक अधिकार और प्लस अन्य क्षेत्रों पर भी रिट जारी कर सकता है। बात करें इसका जो सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल पावर है वो पूरे इंडिया के लिए है, जबकि आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट की जो वो है पावर है वह सिर्फ विशेष राज्य के लिए, जिस राज्य का वो हाई कोर्ट होगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें।